हेलो एवरीवन। बेटा, आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि पार्टनरशिप का ही चैप्टर का एक पार्ट है। पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। उसमें बेसिकली क्या है कि जब रेशो चेंज होती है तो बेटा पिछला हिसाब किताब जो भी आपने रिजर्व्स वगैरह बना रखे हैं या फिर गुडविल वगैरह राइट ऑफ करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ बैलेंस है, मतलब जो पिछला हिसाब बचा हुआ है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस है, रिजर्व है, तो रेशो चेंज होने जा रही है तो पुराना हिसाब क्लियर करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में बेटा रेशो चेंज हो जाएगी, लेकिन ये जो रिजर्व बनाए गए हैं ये पुराने हिसाब से बनाए गए हैं, तो पुराना हिसाब पुरानी रेशो में क्लियर करो। ऐसा नहीं है कि रिजर्व वगैरह बांटने के बाद आगे हम रिजर्व नहीं बनाएंगे, ये बिल्कुल क्लियर कर देंगे। पार्टनर्स के बीच ये रिजर्व वगैरह बांट देंगे या ये गुडविल वगैरह ये जो चार्ज करना है सब कुछ, मतलब पुराना हिसाब एकदम क्लियर कर देंगे। उसके बाद नए सिरे से हम नई चीज़ों को बनाएंगे। अब वन बाय वन हम देख लेते हैं कौन सा आइटम क्या है। सबसे पहला तो ये देखिए, हालांकि आपकी बुक में ये इस तरह से नहीं दे रखा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपको तीनों ही चैप्टर में काम आएगा। सेकंड चैप्टर जो पार्टनरशिप का है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उससे नेक्स्ट चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और उससे नेक्स्ट चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तीनों ही जगह, तीनों ही चैप्टर्स में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड रिजर्व, ये आइटम्स हैं, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाए जाते हैं। बेटा जैसे घर में, जैसे हमारे फादर कमाते हैं, सैलरी लाते हैं, तो वो सारा पैसा खर्च नहीं कर देते, कुछ पैसा सेव कर लिया जाता है। वो सेव क्यों करते हैं? बेसिकली वो पैसा इसलिए सेव करते हैं ताकि इन केस फ्यूचर में अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, घर में कोई बीमार पड़ जाए या कोई भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस आ जाए, खर्चा आ जाए, तो हमारे पास अपना खुद का पैसा होगा तो किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो रिज़र्व ही है, वो सेविंग ही है। इसी तरह से बिज़नेस में भी ऐसा ही पैसा होता है कि हमें इमरजेंसी के लिए बेटा कुछ पैसा सेव करना पड़ता है ताकि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं उन पर उल्टा असर ना पड़े और हमें कहीं बाहर से पैसा ना लेना पड़े। तो बैलेंस शीट में ये अलग अलग आइटम दिखा रखे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, या कई बार ये इस तरह से भी लिखा हुआ मिलता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कौन होता है बेटा? कर्मचारी, काम करने वाला, एम्प्लॉय है, वर्कर्स है, लेबरर्स है, ठीक है। कंपनसेशन का मतलब क्षतिपूर्ति, क्षति का मतलब चोट, नुकसान, ठीक है। तो उस क्षति की पूर्ति करने के लिए एक रिजर्व बनाया जाता है। जैसे आमतौर पर हम न्यूज़ में देखते हैं कि बेटा काम करते समय, मशीनों पे काम करते समय कई बार वर्कर्स को चोट लग जाती है, उनका हाथ कट जाता है, उनका पैर कट जाता है, कहीं और चोट लग जाती है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है जैसे हम न्यूज़ में सुनते हैं, भाई उस कंपनी में या उस फर्म में या उस फैक्ट्री में बॉयलर फट गया, बॉयलर फटने से इतने लोगों की मौत हो गई, कई बार इंसान मर भी जाता है। तो इस केस में बेसिकली क्या होगा कि जब बेटा इंसान की मौत हो जाती है या चोट वगैरह लग जाती है तो कंपनी की तरफ से ही उसका खर्चा उठाया जाता है। कोई इंसान एक्सपायर हो जाए तो उसको क्लेम देती है कंपनी, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट ने लॉ भी बनाया हुआ है कि ऑन ड्यूटी अगर कोई इंसान मरता है तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है वो कुछ ना कुछ क्लेम देता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर किस तरह से, लेकिन हाँ ये है क्लेम ज़रूर देता है। तो इस तरह से क्या है बेटा, आमतौर पर कहीं ना कहीं ये इस तरह की प्रॉब्लम होती रहती है
तो इस खर्चे को या इस इमरजेंसी को कंट्रोल करने के लिए एक रिज़र्व बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। यानी कि किसी भी वर्कर को, एम्प्लॉय को चोट वगैरह लगेगी या कोई एक्सपायर हो जाएगा तो उसको कुछ क्लेम वगैरह है, उसका जो हॉस्पिटल का खर्चा वगैरह उठाया जाएगा वो इसी में से निकाल कर किया जाएगा। फिर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिज़र्व। इन्वेस्टमेंट का मतलब जब आप कहीं पर पैसा लगाते हैं तो उस पर रिटर्न, कोई इनकम, उसी पर्पज़ से तो आप लगाते हैं, ठीक है। तो बेटा इसके बाद है फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब उतार चढ़ाव। जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारी, कई बार तेज़ आ जाती है, कभी मंदी हो जाती है, तो ये फ्लक्चुएशन है। तो और एक आप जैसे घर में देखते हैं बेटा, एक स्टेबलाइज़र होता है। स्टेबलाइज़र क्या करता है, उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टेबल कर देता है, जितनी फ्रिज को चाहिए उतनी ही सप्लाई करता है। तो उससे क्या है, ये भाई फ्रिज के ख़राब होने का डर नहीं रहता। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में लगा दिया, तो बेटा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो इस फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए ये रिज़र्व बनाया जाता है। जैसे आपने 50,000 रुपये लगाए, ये तय होता है बेटा गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से भी कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतने से नीचे नहीं जानी चाहिए। मान लो आपने 50,000 लगाया था, 50,000 मिनिमम वैल्यू है, भाई इतना होना ही चाहिए। अब उसकी वैल्यू चली गई बेटा 45,000, तो 5,000 कहाँ से? ये 5,000 इसी फंड से निकाला जाएगा, इसी रिज़र्व से। यानी कि ये स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस, यानी कि ये है प्रॉफिट। बेटा जो पार्टनर्स के बीच नहीं बांटा जाता, ये सारी चीज़ें वही हैं जो प्रॉफिट से निकाल कर, या प्रॉफिट ही है जो पार्टनर्स को बांटा नहीं गया है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक जगह मिलेगा आपको। एक्यूमुलेटेड का मतलब जुड़ता हुआ, यानी कि वो प्रॉफिट का पार्ट जो पार्टनर्स के बीच नहीं बांटा गया था और कई सालों से इकट्ठा होता आ रहा है। या इसके अलावा ये रिज़र्व है, जनरल रिज़र्व है, कंटिजेंसी रिज़र्व, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। तो ये भी प्रॉफिट से निकाल कर बनाया गया है। अब ये लायबिलिटी साइड क्यों है? क्योंकि ये बेटा प्रॉफिट से निकाल कर बनाया गया है। अगर ये प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स के बीच बांटा गया होता, उनको मिलता ना, ठीक है, लेकिन ये उनके बीच नहीं बांटा गया, तो ये पैसा है उन्हीं का, तो ये उन्हीं को मिलेगा। अब इधर क्या है, ये असेट्स है, ये फर्म उनसे चार्ज करेगी, और लायबिलिटी साइड का जो पैसा है वो उनको देगी, ठीक है। तो ये गुडविल है परचेज्ड। बेटा दो तरह की गुडविल होती है, एक परचेज्ड, एक सेल्फ जनरेटेड। क्वेश्चन में आपको दोनों तरह की गुडविल देखने को मिल सकती है। अब कई बार बच्चों में कन्फ्यूज़न बन जाता है कि कौन सी गुडविल परचेज्ड है और कौन सी सेल्फ जनरेटेड। परचेज्ड गुडविल बेटा बैलेंस शीट में होगी, या फिर इसको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। अगर मान लो बैलेंस शीट नहीं दी हुई है तो गुडविल शोड अ बैलेंस, इस तरह से। और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो इस तरह से होगी, गुडविल इज़ वैल्यूड। जैसे आपने अलग अलग मेथड्स भी अडॉप्ट किए हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये गुडविल परचेज्ड है, ये बेटा खरीदी हुई है, यानी कि आपने किसी का बिजनेस खरीदा था वो है। तो इसको बेटा इसकी भी एक लाइफ रहती है, जैसे आपने 11th क्लास में भी बैलेंस शीट में देखा है। ये फिक्स्ड एसेट्स में आती है और इसकी भी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है। तो ये धीरे धीरे राइट ऑफ कर दी जाती है जितने सालों के लिए आप खरीद रहे हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस ब्रैकेट में ये लॉस है। इधर लायबिलिटी साइड था क्रेडिट बैलेंस, यानी कि प्रॉफिट, ये था लॉस। तो ये पार्टनर्स से चार्ज किया जाएगा। फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा था बेटा, वो खर्चा जो आपने आज कर दिया लेकिन इसका फ़ायदा आपको
आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब जैसे इसमें एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, या कई बार इसको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से भी दिखाया जाता है। तो ये बेसिकली क्या है बेटा, जैसे आपने आज ऐड कर दी भाई 5 सालों के लिए, कह दिया किसी को, पैसे दे दिया एड एजेंसी को कि आप मेरे प्रोडक्ट की ऐड करेंगे और 5 सालों तक ऐड करनी है, 50,000 आपको दे रहा हूँ। तो ये आपका खर्चा हो गया। बेसिकली आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाओगे। अब लेकिन क्या सारे का सारा पैसा 50,000 का जो खर्चा किया है एक साल में दिखाना सही रहेगा? अगर आप एक साल में प्रेजेंट ईयर में ही दिखा दोगे तो उससे क्या है, या तो आपके प्रॉफिट्स बहुत कम हो जाएंगे या लॉस की कंडीशन। और जैसे आपको लोन की ज़रूरत पड़ गई, अब आप बैंक में गए, वहाँ पे आपके सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी, बैलेंस शीट भी। अब वहाँ पर बेसिकली क्या, वो देखेगा अरे आप तो लॉस की कंडीशन में चल रहे हो या आपके प्रॉफिट्स बहुत कम है, तो वो कहेगा भाई आपकी हालत तो खस्ता है, आप तो हमारा पैसा नहीं चुका पाओगे, ना इंटरेस्ट चुका पाओगे। तो इस वजह से क्या है, वो कहीं ना कहीं आपको लोन देने से मना कर देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली ये जैसे 50,000 है, 5 सालों के लिए खर्चा किया गया है ना, तो बराबर बराबर बांटिए। 50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो पर ईयर आ गया 10,000। यानी कि करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10,000, अगले में 10,000, फिर अगले में 10, इस तरह से 5 साल में ये राइट ऑफ हो जाएगा। अब बेसिकली इनका करना क्या है, क्योंकि रेशो चेंज हो रही है, तो उसके लिए हम देखते हैं बेटा लायबिलिटी साइड का। देखिए ये आइटम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटे जाते हैं, ठीक है। चाहे अगला चैप्टर जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, तो नया पार्टनर आएगा, तो उसके आने से पहले ये सारा हिसाब ओल्ड पार्टनर्स के बीच रेशो में, ओल्ड रेशो में क्लियर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही हैं, तो वो नए पार्टनर्स बन जाएंगे जब उनकी रेशो चेंज हो जाएगी। तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशो में बांटे जाएंगे, यानी कि उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। ये क्लियर सी बात है। फिर इसके बाद जो असेट साइड का आइटम है, ये भी पार्टनर्स के बीच बांटे जाते हैं ओल्ड रेशो में। फ़र्क क्या है, इधर ये डेबिट किए जाएंगे, यानी कि पार्टनर से चार्ज किए जाएंगे उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के थ्रू। अब एक बड़ी बात ये आ जाती है बेटा, यही आपको ध्यान देना है कि कौन सा आइटम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि कौन से आइटम का जो अमाउंट है पार्टनर्स को दिया जाएगा और कौन सा लिया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बाकी इसके बाद हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट सेशन।